नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें होने वाली है। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे, ये आंकड़े शर्मसार करते हैं। खबर नंबर 2 होगी बयान वीर बैरवा। खबर नंबर 3 आपको बताएंगे आत्महत्या पर आक्रोश। खबर नंबर 4 होगी महालूट के 34 घंटे बाद भी कहां है लुटेरे। खबर नंबर 5 होगी ग्रामीण ओलंपिक में गदर। खबर नंबर 6 आपको दिखाएंगे पन्ना ढाई की प्रतिमा का अनावरण और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर दुख हरता सुख करता मंगल मूर्ति पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घड़साना के वकील का सुसाइड मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दे। तीसरे दौर की वार्ता में आखिरकार सहमति बन गई है। 30 लाख के मुआवजे पर सहमति बनी है। दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने पर भी सहमति बनी है। डीएम रुक्मणी रियार, एसपी आनंद शर्मा सहित बार संघ, विधायक, जनप्रतिनिधि और सर्व समाज के प्रतिनिधि इस वार्ता में मौजूद रहे। को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था और अब मामले पर सहमति बन गई है। योगी अशोक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, सहमति बन गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए प्रियंका, आखिरकार जिला प्रशासन और सर्व समाज के बीच में तीसरे दौर की वार्ता में सहमति बनती हुई दिखाई दी और जिला प्रशासन का जो ऑफर था कि एडवोकेट विजय सिंह की आत्महत्या के मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के मार्फत दी जाएगी, जिसके बाद में सर्व समाज ने इन मांगों पर सहमति जताई और आखिरकार अपना धरना उठा लिया। फिलहाल एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ के जो शव का है वो पोस्टमार्टम थोड़ी देर में किया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार अब कल किया जाएगा। सुबह से ही श्रीगंगानगर, न केवल श्रीगंगानगर में बल्कि प्रदेश भर की कई जिलों में बार संघ के द्वारा आज सस्पेंड रखा गया। जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिए गए और उसी के बाद ये दबाव बनता दिखा और आखिरकार जिला प्रशासन और सर्व समाज के बीच में यह सहमति बनी और आखिरकार ये धरना अब उठा लिया गया। 30 लाख रुपए के मुआवजे और दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने की बात पर यह सहमति बनी है। जी प्रियंका। चलिए अशोक, अच्छी बात है, वार्ता में सहमति बन गई, लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी है अशोक, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अब तक? देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होनी है, लेकिन इसके खिलाफ जो घड़साना के थानाधिकारी हैं मदनलाल बिश्नोई सहित लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ अब उन्हें कुछ ही देर में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के द्वारा सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पूरे के मामले के जो भी इस मामले को लेकर जितने भी अभी तक केसेस दर्ज किए गए उन केसेस में अब उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इस मामले को लेकर संभागीय जो आईजी थे उन्होंने भी इस मामले को लेकर एसपी आनंद शर्मा से पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी कि आखिरकार पुलिसकर्मियों की कहां लापरवाही रही और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जी ठीक है अशोक, अच्छी बात है। घर वालों का क्या कहना है? क्या घर वाले जितना दिया जा रहा है मुआवजे के तौर पर उससे संतुष्ट हैं? तो हाल बेहाल है इस समय, न वो बात करने की स्थिति में न कुछ बता पाने की स्थिति में, लेकिन जिस तरह से सर्व समाज ने परिजनों का साथ दिया है, बार संघ के साथ साथ वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। हालांकि जो उनकी वाइफ है मृतक एडवोकेट की, वो खुद सरकारी सेवा में है, तो आर्थिक रूप से तो परिवार बड़ा ही संपन्न है, लेकिन जिस तरह से मृतक एडवोकेट की जो क्षति हुई है उस क्षति को न किसी भी रूप में क्षतिपूर्त नहीं की जा सकती। यही एक वजह रही कि 30 लाख रुपए के मुआवजे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ये भरोसा दिलाया गया था। अभी जो ये विजुअल्स हमारे पास जो चल रहे हैं, ये विजुअल्स 18 अप्रैल 2022 के हैं, जब एडवोकेट विजय जोरड़ सहित अन्य करीब 2 दर्जन लोगों को घड़साना पुलिस के द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उनके साथ बिल्कुल। और अशोक, सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर एडवोकेट को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है तो आम लोगों का क्या होता होगा,
ये तो हम समझ ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इतना दुखदायी मार्मिक घटना है। हमने हमारे साथी को खोया है। लोकतंत्र में जिस पुलिस को रक्षक के लिए भेजा गया वो भक्षक बन गई और हमारे साथी की जीवन लीला उसने समाप्त कर दी। आज हमारे गंगानगर जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि और पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं ने एक साथ संज्ञान लिया, जिसमें सरकार भी सख्ते में आई और प्रशासन भी सख्ते में आया। आज हमारी भी वार्ता हुई है। वार्ता में तय हुआ है कि जो लोग 18 अप्रैल को जो शामिल थे वो 10 लोग उनका सस्पेंशन होगा और तुरंत प्रभाव से होगा और 3 मुकदमे हैं, तीनों की जांच एसओजी से होगी और जो परिवार है उस परिवार को 30 लाख का मुआवजा प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। राजस्थान में कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। जयपुर और दौसा में एक मरीज की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 244 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब एक्टिव केस की संख्या 2767 तक पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 2 मरीजों की इलाज के दौरान आज मौत हो गई है। वहीं 244 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। और अगर एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस का आंकड़ा 2767 तक पहुंच चुका है। और क्या राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित प्रदेश बन चुका है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, खासकर रेप के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। और खास बात यह है कि राजस्थान 2020 से लगातार महिला अपराध में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महिलाओं और युवतियों संबंधी अपराध में राजस्थान ने देश के सभी तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह हम नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। हाल ही में एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए वो बेहद डरावने हैं, जिनमें कहा गया कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में अव्वल है, जो कि राजस्थान ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं के खिलाफ इतनी बेदर्दी क्यों? महिला अपराध राजस्थान पर बड़ा कलंक। आज जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें जिस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान पर लगा है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य होने का कलंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। अपराध नियंत्रण के सरकार के दावों को झूठा करार देती ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहते हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आज जो अन्य राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो हरियाणा हो, जो आसपास के हमारे राज्य हैं, इनके अंदर क्राइम हो जाता है और वहां मजबूरी ये है कि वहां सुनी नहीं जाती, रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। तो मैं ये समझता हूँ वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश कर दिया कि कोई भी प्राथमिकी आवे तो उसको दर्ज करना नितांत आवश्यक है। चाहे वो गलत है या सही है, उसको दर्ज कर लो। चाहे आप पुलिस अफसर बात भी रहेंगे बिल्कुल फर्जी है, गलत है, तो भी दर्ज कर लो, एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस कारण से ऐसे केस भी ज्यादा बढ़े हैं। बाकी पुलिस बहुत ही सक्रियता से अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदाता अगर सियासत की बात करें ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ऐसे आंकड़ों पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जरा गौर से देखिए प्रदेश के खतरनाक होते जा रहे कानून व्यवस्था के
हाल को। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 2021 में सबसे ज्यादा रेप यानी 6,337 केस राजस्थान में दर्ज हुए, तो दूसरे नंबर पर भले ही मध्य प्रदेश रहा हो, लेकिन वहां रेप का आंकड़ा 2,947 दर्ज किया गया, यानी करीब आधा। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सबसे संगीन मामले यानी रेप के मामले में राजस्थान 2020 से ही टॉप पर है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ऐसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण है। हमारे को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और घरेलू तौर पर हर तरीके से हमारे को इस बात पर चिंता करना चाहिए और हमारे को इन चीजों के लिए हमें अंकुश लगाने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमारे को नेक हिदायत देना चाहिए। जो लड़कियां हैं वो उनकी घर की बहन बेटियों जैसी है, उनकी इज्जत करना आना चाहिए। और ये आंकड़ा वाकई में शर्मनाक है, हम इस बात पर हमारे को भी अफसोस है। हालांकि अगर बात हत्या की करें तो 2021 में देश भर में 29,272 लोगों की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा हत्या के मामले यूपी में 3,717 तो दूसरे नंबर पर बिहार आता है। हत्या के मामले में तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है। निरंतर जो है ना महिला अपराध में राजस्थान निरंतर आगे बढ़ गया और टॉप पे चला जा रहा है। अभी भी विशेष करके बलात्कार के केस में पिछली एनसीआर की रिपोर्ट में भी पहला स्थान था हिंदुस्तान में और अब की बार भी पहला स्थान है। हम लोगों के टाइम पर ये दूसरे स्थान पे था। एक तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उनको समय नहीं है, और दूसरा राजस्थान की सारी बागडोर उन्होंने विधायकों को हाथों सौंप दिए, पूर्ण स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए विधायक और अफसर मिलकर काम करते हैं तो वही काम होता है जो विधायक चाहते हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। इस हिसाब से हर दिन 1,173 मामले हुए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15% से ज्यादा मामले दर्ज हुए। बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,878 पीड़िताएं थीं। यानी देश में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के 97% मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। बहरहाल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध ने सबको चिंता में डाला है। खासकर राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि ये भी तय है कि आने वाले वक्त में इस पर सियासत भी जमकर होगी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य आपराधिक वारदातों के बढ़ते आंकड़ों के पीछे राजस्थान पुलिस की दलील है कि यहां एफआईआर करना अनिवार्य किया हुआ है। इसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान पुलिस किस तरह इन आंकड़ों में कमी ला पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शेखावत ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान को दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 देखकर सरकार को शर्म नहीं आती, पर हम असली राजस्थानियों को क्षोभ होता है। वो नकली राजस्थानी ही होगा जिसका दिल बहन बेटियों के मान पर हमले देख प्रतिकार को चीखता नहीं होगा। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ट्वीट किया गया है और राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा है, गहलोत जी को मैंने नकली राजस्थानी मानता हूं। 3 साल में उनके मुंह से एक आह नहीं निकली, उल्टे अनाचारियों के लिए नरमी दिखी। राजस्थान का राज इस समय नक्कालों के हाथ में है। ये नहीं बदलेंगे, हमें इन्हें बदलना होगा। तो निशाना साधा गया है राज्य सरकार पर। लगातार एनसीआरबी के रिपोर्ट में राजस्थान रेप को लेकर नंबर 1 पर है और यही वजह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ये नहीं बदलेंगे, हमें इन्हें बदलना होगा।
और चलिए इस वक्त आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं मोती डुंगरी मंदिर, जहां पर कल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और आज इसे लेकर सिंजारा महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश जी को मेहंदी लगाई जाएगी और भक्तों को 8 बजे से मेहंदी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर गणेश महोत्सव को लेकर कल धूम देखने को मिलेगी और एक दिन पहले आज सिंजारा महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश भगवान को मेहंदी लगाई जा रही है और 8 बजे के बाद जो वहां पर भक्तगण मौजूद है उनमें प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो दुखहर्ता सुखकर्ता मंगल मूर्ति का जन्मदिन कल है और इसे लेकर पूरे प्रदेश में खासा उत्साह है। गणेश मंदिरों में आज ही से इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोती डुंगरी मंदिर से, जहां पर गणेश भगवान के जन्मोत्सव को खास तौर पर मनाया जाता है। और ये देखिए, ये मेहंदी जो भगवान श्री गणेश को अभी लगाई जा रही है और प्रसाद का वितरण यहाँ पर 8 बजे के बाद किया जाएगा। जयपुर के मोती डुंगरी मंदिर से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान गणेश के घर बैठे आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है और कल से गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत होने वाली है और कहा जाता है कि भगवान का जन्म होता है और इसी को देखते हुए एक दिन पहले इस मंदिर में सिंजारा उत्सव मनाया जा रहा है। सिंजारा महोत्सव में भगवान गणेश को मेहंदी लगाई जा रही है और भक्तों को 8 बजे से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मेहंदी को प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाएगा। आपके पास फोन नहीं आएगा, लाइव आने वाली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने वाले बयान से गहलोत कैबिनेट के मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते। कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि खिलाड़ी लाल बैरवा का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन ऐसी बातें उन्हें पार्टी मंच पर ही कहनी चाहिए थी। इस तरह से सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान के बारे में मुझे पता ही नहीं, लेकिन पूरी कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। कोई व्यक्ति विशेष है तो कोई मतलब है नहीं है, ये तो पार्टी डिसीजन करेगी। राहुल गांधी हमारे युवा ही हैं, तो वो सभी पार्टी लेवल पर डिसीजन होगा। खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे और जब वो मिले तो एक बार पुनः पूछ लेना। पार्टी को नुकसान होगा इस तरह के बयान से, बड़ी मुश्किल से तो एकजुट आप नजर आ रहे हैं। ऐसी बातें पार्टी मंच पे करनी चाहिए, ये सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। ये कहना चाहूँगा, मैंने उनका बयान तो सुना नहीं है, बाकी पूरी कांग्रेस ये चाहती है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कांग्रेस के अंदर वापस संचार वो करें। और अभी उनके नेतृत्व में ही भारत जोड़ो यात्रा भी 7 तारीख से शुरू हो रही है। जो
वहीं एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बैरवा के बयान को लेकर कहा कि निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में झगड़े चल रहे हैं और कांग्रेस की कलह से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो यूं कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके इस बयान से ये स्पष्ट हो गया कि उनके यहाँ जो आग थी वो धुएं के रूप में अभी भी है। और ये इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस का पिछले जो 4.25 वर्षों का जो विग्रह था 2018 में राजभवन में नारों के रूप में तब्दील हुआ था, उसके बाद सचिवालय के कमरों के झगड़ों के रूप में तब्दील हुआ, उसके बाद में फिर वो मंत्रिमंडल के गठन में हुआ, उसके बाद में बाड़ाबंदी के रूप में तब्दील हुआ और कहीं न कहीं कोई चिट्ठी पत्री के रूप में, कभी बयान के रूप में। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान में 2 प्रदेशों में इनकी सरकार है और उसमें राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यदि वहाँ ठीक तरीके से अभी तक अपने अंदरूनी कलह को और अंदरूनी जो लड़ाई है उसको ठीक नहीं कर सकती है। हमारी चिंता राजस्थान की गवर्नेंस को लेके है कि बेशक उनकी लड़ाई होगी, फैसला उनको करना है कौन मुख्यमंत्री बने। उधर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी, पायलट और गहलोत गुट में शय और मात का खेल चल रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश का विकास ठप हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह जंग जारी है और अब इस तरीके से कांग्रेस के विधायक एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि प्रदेश की कमान अब सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। पिछले 3.5 साल से अधिक समय बीत चुका है और 3.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटाने का काम ही किया है, जनता के सुध लेने का काम कभी नहीं किया। प्रदेश के अंदर एक और लंपी वायरस से हजारों गायें मौत के ग्रास के अंदर चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं है।